हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज कंप्लीट करेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक। मास्टर वीडियो होगा, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी आधा घंटा पौने घंटा में ख़त्म कर देंगे इसको। और इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो आपसे या तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, या जैसे HTML में यूज होने वाले टैग या SQL में होने वाले टैग पूछ सकता है, या इससे रिलेटेड जो मतलब मेन पॉइंट है उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे पूछने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन 2-3 नंबर आपको दे के जा सकता है। तो आप आधा घंटा अगर इसको देख लीजिएगा तो 2-3 नंबर बन जाएगा आपका इस वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि कल संडे है, 12 तारीख है, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। कल फुल टेस्ट है आपका, 12-10 कल हो गया। और कब से स्टार्ट होगा? 7 बजे लाइव हो जाएगा सुबह में, ठीक है। सुबह में आपका लाइव हो जाएगा और 7 बजे शाम तक रहेगा, ठीक है। और 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 100 नंबर आपका कंप्यूटर का और 50 नंबर अदर्स वाला जो अपना है, टीचिंग ऑफ आर्ट्स प्लस मैथ, रीजनिंग, साइंस, मतलब GK, EVS, ये सब मिला के। तो पूरा सेम पेपर उसी टाइप से रहेगा। और ये वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। वेबसाइट है अपना, आपको पता ही है, lksir.live। जो लोग पहले से टेस्ट दे चुके हैं उनका ID बन रखा होगा। जिन्होंने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है एक भी, तो वो जाके सबसे पहले अपनी ID बना लीजिए, लॉगिन करके रख लीजिए। कल सुबह 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और हम सबको बोल रहे हैं कि 7 से 7 के बीच ही टेस्ट दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा। जब शाम में हम 7 बजे के बाद रैंक लिस्ट ग्रुप में डालेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हमसे ऊपर कितना है, हमसे नीचे कितना है, कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, किसका क्या रिजल्ट रह रहा है। तो एक आइडिया आपको लग सकता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐसा तो है नहीं कि जॉब बेस्ड ये वाला मतलब स्टेट है कि इससे पास करने के बाद जॉब मिल ही जाएगा। ये तो सिर्फ पासिंग है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाएगा कि और कितने तैयारी की आपको जरूरत है। बाकी टेस्ट आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसी टाइम में दे दीजिए। तो एक आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, मेरा नंबर इतने लोगों से अच्छा आ रहा है और इतने लोगों को और हमको बीट करना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ यहाँ पे पास करने से नहीं है, स्टेट पास करने के बाद भी आपको TRE पास करना पड़ेगा नौकरी के लिए। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको तैयारी करने में भी मजा आएगा। बस ये चीज़ है। बाकी एडमिट कार्ड आ ही गया है, अब टाइम अच्छा खासा अपने पास है। जैसे 3 से एग्जाम है, कुछ एक लड़का बोल रहा था 2 को भी है, उसका पता नहीं। 3 से तुम कंफर्म है, 3, 4 और 7 का तो मेरे पास न्यूज है कि इस डेट को एग्जाम है। मतलब कि हम अभी 3 मान के चलते हैं। 3 भी छोड़िए, हम अभी मान के चल रहे हैं कि पूरा अक्टूबर अपने पास है। नवंबर से आपका मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, तो अक्टूबर में अभी 20 दिन है अपने पास। तो 20 दिन में अच्छा खासा और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? जैसे PYQ आपका करवा देंगे। कल जो है ना एक वीडियो लाएंगे छोटा सा, जिसमें पूरा डिटेल दे देंगे 20 दिन में हमको क्या क्या करना है, आप लोगों को क्या क्या करना है साथ में रह के। PYQ करवा सकते हैं, छोटे छोटे कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन करवा सकते हैं, अदर क्वेश्चन PYQ के अलावा। उसके बाद जो वेबसाइट पे टेस्ट है वो कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ अब 20 दिन में हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको कल नया वीडियो में दिख जाएगा, सुबह सुबह ही डालेंगे एक वीडियो सिंपल सी प्लान के बारे में। और कुछ कुछ लोग बहुत ही कंप्यूटर बैकग्राउंड से है ही नहीं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बताएंगे कि भैया आप कैसे, मतलब कि ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन हम ही बताएं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 150 क्वेश्चन को एग्जाम दे रहे हैं तो 150 के 150 क्वेश्चन हम बताने लग जाएं एक एक को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको खुद से भी चीजें करनी पड़ेगी। कहाँ से आप क्वेश्चन उठाइएगा, कहाँ से उसका पूरा जन्म कुंडली निकालिएगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या आंसर है, और अपने भाषा में कैसे आप समझ पाइएगा, क्योंकि इंग्लिश भी एक मेन प्रॉब्लम रहता है। तो सब कुछ कल एक वीडियो में अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज और बोल दें कि अब चुनाव भी है, तो चुनाव में फंस मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि चुनाव तो नेताओं का है, अपना तो भाई जॉब लेना है। और इस बार थोड़ा सा ध्यान से, अब आप लोग भी वोटर बन गए होंगे तो ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि पढ़े लिखे लोग नहीं रहते तो उनको जॉब का कदर नहीं रहता, वो तो बस अपना कुर्सी देखते हैं। तो इस बार ध्यान से कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा कि भैया आप हमारे लिए अभी तक क्या, कौन सा आंदोलन में गए, क्या किए, नहीं किए, जॉब से रिलेटेड क्या आपका दिमाग में चल रहा है। तो ये सब चीज पूछिएगा तो थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ, कुछ जेन्युइन आदमी को वोट देना है। नहीं तो बस वही फिर हमारा जाति, उसका जातू, इसको वोट देंगे तो वो दब जाएगा, उसको वोट देंगे तो वो दब जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो फिर वही कहानी रहेगा 5 साल।
तो इस बार थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि नेतागिरी मत कीजिए, नेतागिरी नहीं कर रहे भाई, रियलिटी बता रहे हैं, बिहार में सब चीज़ कॉमन है। आप लोग भी इंटरेस्ट ले लीजिएगा, अभी अब 20 दिन का टाइम मिला तो इंटरेस्ट 100% सबके अंदर होगा कि कौन हमारा एरिया में खड़ा हो रहा है, बीजेपी से कौन, कांग्रेस से कौन, राजद से कौन, ये सब इंटरेस्ट रहता है हर स्टूडेंट को। तो थोड़ा सा इस बार दिमाग से चीज़ें कीजिएगा। बाकी चलिए छोड़िए ये सब चीज़ें। अब जो ये है वेब बेस्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है क्या, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है कि वैसा एप्लीकेशन जो यूआरएल से खुलता है, मतलब कि आप गूगल क्रोम या ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर में कोई भी यूआरएल डालते हैं, जैसे www.something.com, जैसे मेरा ही कर लीजिए www.lksir.live खोलते हैं तो आपको एक वेबसाइट खुलता है। ऐसा जो भी चीज ओपन हो रहा है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। अब एक होता है विंडो एप्लीकेशन। विंडो एप्लीकेशन क्या होता है कि इंस्टॉल करना पड़ता है उसको, लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप ब्राउजर में गए, उसका एड्रेस डालें, मतलब यूआरएल डालें और खुल गया वो। ऐसे एप्लीकेशन को बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। बस इतना सा लॉजिक है। अब इसमें क्या है, पहला टॉपिक है इसका इंटरनेट बेसिक्स। देखिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो बिना इंटरनेट के तो चलेगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो काम ही इंटरनेट पे करेगा, ब्राउजर चलेगा ही आपका इंटरनेट पे। अगर इंस्टॉलेशन करके कुछ चला रहे हैं तो वो आपका ऑफलाइन भी चल जाएगा, बिना नेट का भी चल जाएगा। लेकिन जहां वेब बेस्ड की बात आएगी वहां इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो अब इंटरनेट पहला टॉपिक है इसके अंदर। तो इसका क्या डेफिनेशन है, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट यूजिंग द टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल टू शेयर डेटा एंड रिसोर्स। सिंपल भाषा में समझिए, इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क है। दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं ईमेल के थ्रू और वेबसाइट के जरिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। दुनिया के हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकता है इसके थ्रू, बस यही इसका डिफिनेशन है। किस चीज पे काम करता है, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पे ये काम करता है। इसका की कंपोनेंट क्या क्या है भाई, आईपी एड्रेस सबसे पहला टर्म है इसका की कंपोनेंट। ये क्या होता है, यूनिक एड्रेस फॉर अ डिवाइस, किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए यूनिक एड्रेस, हर डिवाइस का यूनिक पहचान नंबर है ये। फिर आता है डोमेन नेम, ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट नेम, जैसे हम लिखते हैं lksir.live, ये इस तरीके से डोमेन, जैसे आपका नाम क्या हो, शंकर, सादाब अपने ग्रुप में है, ठीक है, इस तरीके से सबका अलग नाम है, सोना, मोना, टोना, जो भी है आपका एक पर्टिकुलर नाम है। वैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी एक नाम होता है पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे google.com हो गया, इस तरीके से। तो ये जो है ना ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट नेम होता है, डोमेन नेम। अब इसके बाद आता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या है भाई, जैसे आप बिजली लेते हैं तो वो बिजली का आपको कहाँ से मिलता है, पावर हाउस में जाके आप अपना एप्लीकेशन देते हैं तो आपको वो प्रोवाइड करता है, एक तरीके से बिजली प्रोवाइड कर रहा है। वैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज़ सर्विस लेते हैं कहीं से भी, तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। वैसे ही इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब आपके आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आता है बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर का स्पीड, डेटा कितने स्पीड से आपका ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हम लोग इंटरनेट पे चीजें कर रहे हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही इंटरनेट पे है, तो मतलब आप मल्टीपल कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कुछ हम भेज रहे हैं, सपोज मान आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, तो वो भी तो किसी कंप्यूटर में स्टोर होगा, ऐसे तो है नहीं हवा में उड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा। वहां से आप डेटा उस वेबसाइट का ले रहे हैं, जैसे अभी आपका एडमिट कार्ड आया, ठीक है, अभी तो लॉगिन करके आप नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जब फॉर्म भर रहे थे तो लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन करने के बाद डेटा डालते थे, फिर सबमिट करते थे, वो कहाँ जाता था, कहीं ना कहीं स्टोर होता था। तो वो कैसे जाता था, किसी इंटरनेट के थ्रू जाता था। तो ये जो स्पीड है, कि कितना स्पीड में आपका डेटा वहां तक पहुंचेगा या वहां से आपका डेटा आएगा, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। फिर आता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एड्रेस ऑफ वेब पेज। अभी हम आपको बताएं कि google.com या lksir.live जो है ये आपका होगा वेबसाइट का नाम, लेकिन जैसे ही आप इसको खोलते हो तो एक ही पेज खुलता है जो होम पेज होता है।
अब फिर आप किसी और पेज, जैसे हम टेस्ट वाला पेज की बात करें, टेस्ट आप देते हैं तो टेस्ट पे जब क्लिक करते हैं तो ऊपर में देखिएगा lksir.live के बाद जो है LIVE लाइव के बाद ऐसे स्लैश हो जाता होगा, फिर यहाँ पर टेस्ट लिख के आता होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा URL कि एक पर्टिकुलर वेब पेज तक पहुंचने के लिए जो पूरा URL लगता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL, पूरा एड्रेस। सिर्फ आपको मान लीजिए हम आपके प्रोफाइल को देखना है तो यहाँ पे मान लीजिए हम प्रोफाइल नाम से एक पेज बना दिए, डोमेन तो ये हो गया, लेकिन उस डोमेन के साथ में अगर प्रोफाइल लगाइएगा तो आपके प्रोफाइल वाले पेज पे पहुंचेगा। तो मतलब पर्टिकुलर एक पेज का जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं URL। अब होम पेज का URL क्या होगा, lksir.live हो जाएगा होम पेज का URL, ठीक है। अब देखिए, when you open flipkart.com your browser connect to Flipkart server using IP and load the web page। जैसे एग्जांपल, इंटरनेट एक हाईवे जैसा है जहां कंप्यूटर गाड़ियां डेटा पैक्स भेजते हैं और लेते हैं, बस सिंपल सा ये बता दिया आपको। ऐसे 15-16 टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है। और लास्ट में इसमें क्या कर दिया, जो मेन आपको पूछा जाएगा, जैसे HTML का टैग पूछता है बार बार कि बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, हाइपरलिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो ये वाला चीज जो है ये कर दिया। और SQL कमांड भी लिख दिए हैं, एक चार्ट बना के दे दिए हैं, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर आता है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट जो है, मान लीजिए वेबसाइट तो हम समझ गए कि ये होता है वेबसाइट, लेकिन उसमें क्या मेन कंपोनेंट आपको यूज आता है। देखिए, वेबसाइट में 3 सेक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, जो कि आपको दिखता है, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको जो दिखता है लाल पीला हरा कलर का, वहां पे फोटो चल रहा है, टेक्स्ट है, जो भी चीज पे बटन है, ये हो जाता है आपका फ्रंट एंड, ठीक है। यानी कि जो यूजर देखता है ये हो गया आपका फ्रंट एंड। इसमें क्या क्या यूज होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मोस्टली, मतलब ये बेसिक चीज है, ये तो यूज होगा ही होगा। फिर होता है एक बैक एंड, जो कि आपको नहीं दिखता, ये पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है। कैसे, जैसे आपने लॉगिन किया, अपना रोल नंबर डाला और अपना डेट ऑफ बर्थ डाला और बटन दबाया, फिर उसके बाद आपको अपना पूरा डिटेल दिखता है दूसरे पेज पे। लेकिन ये जो बटन दबाने के बाद जो अंदर जो पूरा गणित हुआ कि भाई ये रोल नंबर सही है कि नहीं है, इसके साथ जो ये डेट ऑफ बर्थ डाला ये सही है कि नहीं, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, ये जो पूरा गणित चला है ना, इसको बोलते हैं बैक एंड, ठीक है, जो कि पीछे चलता है, इसको यूजर को नहीं दिखता, ये चीज सर्वर पे चलता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, PHP हो सकता है, Node.js हो सकता है, MySQL भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। अब बैकएंड में जो है डेटाबेस भी इंक्लूड हो जाता है और सर्वर साइड लैंग्वेज भी यूज हो जाता है, ठीक है। फुल स्टैक हो गया कि मतलब दोनों को कंबाइन करके मिला दिया तो इसको हो गया बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड मिल गया, तो इसको बोलते हैं फुल स्टैक, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़े। तीसरा टॉपिक था Node.js। Node.js क्या है कि जैसे PHP का नाम सुने होंगे आप, .NET का नाम सुने होंगे, जो IT सेक्टर से थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे, तो उसी तरह Node.js भी जो है एक सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट रन टाइम है, ठीक है। ये अलाउ करता है जावा स्क्रिप्ट को टू रन आउटसाइड ब्राउजर। अब देखिए, ये इसका इस तरीके के कोड है। देसी एग्जांपल में समझे तो Node.js तुम्हारे वेबसाइट का बैकएंड वर्कर है। जैसा भी हम बताए ना कि पीछे जो गणित चला वो कौन चलाएगा, वो Node.js चलाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट में Node.js ही लगाओ, किसी वेबसाइट में PHP पे बना होगा तो PHP का कोड चलेगा, बट यहाँ पे Node.js दिया था तो आपको सिर्फ ये याद रखना है Node.js क्या है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम, ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है गिट। गिट क्या होता है, देसी आसान भाषा में समझे, गिट का काम क्या होता है, मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें 5 पेज है, हम सिंगल नहीं बना रहे, मेरा दोस्त भी उसके साथ इंक्लूड है, या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 2 स्टाफ और काम कर रहे हैं उसके साथ, तो मान लीजिए इसमें 4 पेज है, एक होम पेज था, ठीक है, एक प्रोफाइल का पेज था, और एक जो था ना आपका प्रोडक्ट का पेज था, ठीक है, और एक था लॉगिन और साइन अप वाला पेज था, 4 पेज थे। तो क्या किया कि होम पेज हम डिजाइन कर रहे थे, बाकी एक पेज किसी और एम्प्लॉय को दे रखा था,
ये पेज किसी और एम्प्लॉय के दे रखा था, इधर जो पेज था ये किसी और, मतलब 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे थे। अब देखो कहानी क्या हुआ, सब अपने अपने कंप्यूटर में काम कर रहा है और प्रोजेक्ट तो एक ही है भाई कि हमको वेबसाइट बनाना है। अब होता क्या है कि अगर गिट यूज नहीं करें तो हमारे पास दिक्कत क्या है, जैसे हम होम पेज कंप्लीट किए, ठीक है, और ये भाई साहब ये पेज कंप्लीट किया, अब हर बार हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा ना कि पूरा प्रोजेक्ट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए ये प्रोफाइल वाला पेज बना रहा, हम होम पेज बना रहे हैं, तो हर बार हमको जो है इससे प्रोफाइल लेना पड़ेगा, प्रोफाइल वाला पेज लेना पड़ेगा, फिर हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि सॉर्टिंग करना पड़ेगा, सब चीज को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए इस पेज में ये 5 इमेज यूज किया प्रोफाइल वाले में, हम अपने में 4 किए हैं, तो हमको वो सारा फाइल भी इसको भेजना पड़ेगा। ये जो इमेज यूज किया है वो भी हमको भेजना पड़ेगा कि सारा एक साथ कंबाइन हो सके। ऐसे ही मान लीजिए 4, 5, 10 डेवलपर एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो बड़ा खिचड़ी हो जाता है कि सबको डेटा भेजो, सब फिर कंबाइन करेगा, कहीं पे कोई फाइल रह गया तो बड़ा दिक्कत है। इसके लिए गिट जो है ना ये क्या करता है कि आप एक रिपोजिटरी बना लीजिए, ठीक है, और सारे लोगों को एक्सेस दे दीजिए उसका। अब सब क्या करेगा, जैसे ही जितना काम होगा ना वो अपना उस पर पुश कर देता है, पुश मतलब कि उस पर डाल देता है, अपलोड कर देता है। तो वो गिट इतना टैलेंटेड है तो वो जैसे ये प्रोफाइल वाला पेज बनाया, इसमें 4 इमेज हुआ, ये प्रोफाइल और ये जो इमेज था इसका, ठीक है ना, ये लेके गया और वहां पे गिट पे अपलोड कर दिया। ये क्या किया, अपना होम वाला और इससे जो रिलेटेड चीजें था वो अपलोड कर दिया। गिट क्या करता है, सबको मर्ज कर लेता है, उसको लगता है कि ये जो पुराना कोड था उसके ऊपर ये चढ़ा देता है एक तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, कंबाइन कोड हो जाता है एक तरीके से। आपको किसी प्रकार से खुद से चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देसी भाषा है, टेक्निकल में जाइएगा तो दूसरा थोड़ा सा समझ में, लेकिन देसी तरीके से अगर सोचा जाए तो यही काम करता है गिट। अब इसका लैंग्वेज समझ लेते हैं। गिट हेल्प डेवलपर ट्रैक चेंज इन कोड। अब मान लीजिए ये होम पेज पे कुछ चेंज किया था तो वहां पे वो भी दिखता रहता है, ग्रीन ऐसे हो जाता है कि ये इस डेट को चेंज हुआ था, ये इस डेट को चेंज हुआ था। तो एक बड़ा अच्छा सा चीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अरे यार इसको हटाओ। अब इसमें कमांड है कुछ, जैसे गिट इनिट मतलब कि रिपोजिटरी को स्टार्ट करना, गिट ऐड मतलब फाइल को ऐड करना, गिट कमिट मतलब सेव वर्जन करना, गिट पुश मतलब कि अपलोड कर देना गिट पे, ये इस तरीके से। अब देसी एग्जांपल से, जैसे स्कूल के टीचर होमवर्क कॉपी चेक करते हैं और वर्जन रखते हैं, वैसे गिट कोड का वर्जन रख लेता है कि किस डेट को कितना क्या अपडेट हुआ था। तो आप वो भी चीज देख सकते हैं। मान लीजिए कोई पुराना वाला वर्जन जो था वो चल रहा था, नया जो आपने अपडेट किया उसमें कोई गड़बड़ी, आप चाहते कि नहीं हमको पुराना वाला कोड ही मिल जाए, तो अब गिट पे जाके वो उस वर्जन का आप निकाल के वहां से कोडिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है गिट का काम। चौथा पॉइंट है भाई HTML, सबसे बेसिक। अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये आपका जो है ना एकदम बेसिक चीज है। बेसिक मतलब किसी भी बॉडी का सबसे बेसिक क्या है, हड्डी। जो आपका कंकाल है, जो ढांचा है, वो आपके हड्डी पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हड्डी बनेगा, उसके ऊपर फिर मांस लगेगा, तब आपके अंदर जान फूका जाएगा। तो सबसे पहले जो हड्डी वाला जो काम है ना वो HTML है एक तरीके से वेबसाइट का। बिना HTML के कुछ हो ही नहीं सकता, हवा में तीर नहीं मारिएगा आप। तो HTML इस तरीके से होता है, अगर धुंधला दिख जाए तो कोई बात नहीं है। HTML ये होता है, HTML लिखा जाता है एक टैग, उसके अंदर फिर हेड टैग होता है, फिर उसके अंदर बॉडी टैग होता है। अब आपको समझा देते हैं हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग। जो आप वेबसाइट के पेज पे दिख रहे हैं, चाहे वहां पे टेक्स्ट चल रहा हो, कोई फोटो दिख रहा हो, वो सारा कुछ आता है बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर हम ऐसे बात करें, जैसे आप अभी देख लीजिए, हम क्या करते हैं, BS यही वेबसाइट देख ली, देखिए, ठीक है। अब ये वेबसाइट देखें, अब देखिए यही जो वेबसाइट है आपका BSCB स्टेट का, अब देखिए एडमिट कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये चीज दिख रहा है, यहाँ लोगो दिख रहा है आपको, एक बार रुकिए पेन ले लेते हैं। ये जो चीज है, ये बटन है, ये सारा कुछ जो दिख रहा है, ये आपका बॉडी है। क्या है भाई, बॉडी है। और एक चीज और देख रहे होंगे आप कि हर वेबसाइट के ऊपर में आपको यहाँ पे दिखता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक आइकन टाइप का कुछ आता है, फिर उसके बाद एक नाम लिखा हुआ रहता है ऊपर में, यहाँ पे ये होता है क्या, हमारा हेड सेक्शन, ठीक है। जो यहाँ पे दिखे ये बॉडी सेक्शन है और जो ऊपर दिखता है ये हेड सेक्शन है। बस इतना सिंपल सा तरीका है इसका समझने का, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये चीज हो गया, ये HTML है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरीके से आपके वेबसाइट का जो है ना ढांचा है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरीके से हड्डियों का ढांचा, कंकाल है बस, ये मान के चलिए। इसके बाद आता है आपका CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या करता है? अभी आपने HTML से ढांचा बना लिया, अब उस ढांचे पे कलर कैसा होगा, ठीक है, बटन का कलर कैसा होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, बोल्ड होगा कि नहीं होगा, कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है, कितना साइड से मार्जिन छोड़ेंगे, कितना टेक्स्ट को सेंटर में रखना है कि कहाँ रखना है, अलाइनमेंट क्या रहेगा, ये सारा कुछ जो डिजाइन होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS के अंदर होता है। एक तरीके से मानिए HTML अगर हड्डी का ढांचा है तो CSS उसके ऊपर का जो अपना जो मसल्स है, मांस है, वो आपका हो जाता है CSS, बस ये मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है कि जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी ऐड करता है और थोड़ा लॉजिक भी ऐड करता है वेब पेज में। मतलब कि अगर HTML को हम बोलते हैं कि भैया HTML जो है वो आपका हड्डियों का ढांचा है, CSS आपका मांस है या मसल्स है, तो अब उन दोनों को आपने डाल दिया सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो जान है वो चलेगा कैसे, ठीक है, सांस कैसे लेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है आपका जावा, उसको जिंदा कर देता है एक तरीके से, बस ये मान के चलिए, ठीक है। 7वां पॉइंट है jQuery। अब jQuery जावास्क्रिप्ट अगर देखा जाए तो चीजें एक ही तरीके की लगेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो खुद हो गया। अब उसका क्या है, jQuery जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का ही एक अलग लाइब्रेरी है, ठीक है। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कोड को छोटा करता है, शॉर्टर और इजियर कर देता है, बस ये डिफरेंस है jQuery और जावा में। कोड के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, रीजन क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग बेसिक अभी कुछ उतना पता नहीं है और ये टॉपिक इतना हैवी नहीं कि डीप में जाए। बस आप लोग याद रखिएगा क्या, जो ये आपको फुल फॉर्म दिख रहा है ये, और लास्ट में जो 2-3 स्लाइड डाले हैं जिसमें कि पूरा टैग डाला हुआ है HTML का, वो याद रख लीजिएगा। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट है ना HTTP फॉर्म। अब HTTP क्या होता है भाई? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है कि ये डिफाइन करता है कि ब्राउजर और सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेगा। जैसे ब्राउजर में आपने URL डाल के हिट किया, मतलब कि एंटर दबाया, तो वो सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, बात कैसे करेगा, डेटा कैसे लेगा, ये डिफाइन कौन करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जैसे रिक्वेस्ट डाले, रिस्पॉन्स मॉडल में गया। अब एग्जांपल के देखिए, यूजर क्या करता है, HTML का एक फॉर्म हम यहाँ बनाए, देखिए ये फॉर्म है, इसमें क्या इनपुट है, एक नाम है और एक बटन है सबमिट का, ठीक है, ये फॉर्म बना दिए। अब गौर से देखिएगा, यूजर क्या किया, फॉर्म फिल किया, इसके बाद सेंड किया। कैसे? सबमिट बटन पे कैसे, जब बटन क्लिक करेगा तो ये HTTP रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वर वहां से रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ पे मेथड भी देख रहे होंगे, पोस्ट मेथड है, और एक्शन क्या होगा, ये submit.php एक पेज है जिसपे कोडिंग लिखा हुआ है, वहां पे ये कॉल करेगा। तो अब वहां से सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगा, वो सर्वर कैसे जाएगा, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर से कनेक्टिविटी बनेगा। ये है कहानी। तो सिंपल सा बात क्या है कि HTTP क्या करता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि डिफाइन करता है कि ब्राउजर और सर्वर का कम्युनिकेशन कैसे होगा। फिर है 9 नंबर पे आता है सेशन और HTTP। अब सेशन समझिए पहले। सेशन क्या होता है कि कोई भी डेटा जो सर्वर पे स्टोर है हर यूजर का, वो कहलाता है सेशन। अब एक एग्जांपल लीजिए, आप फेसबुक लॉगिन करते हैं, सब आदमी लॉगिन करते हैं। कहाँ पे? एप्लीकेशन में नहीं कर रहे, मोबाइल एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, ये लॉगिन कर रहे हैं आप वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे लॉगिन करते ही क्या हुआ कि आपका डेटा कहाँ गया, सर्वर पे चला गया। लॉगिन करते हैं, वो चेक करता है आपको, तभी तो मान लीजिए दूसरे लोगों को दिखता है ना कि आप ऑनलाइन हो गए। ये जो डेटा स्टोर हुआ, ये सेशन में स्टोर हुआ, जो सर्वर पे है, दूसरे आदमी को दिख रहा है कि आप अभी मतलब कि एक्टिव हो गए हैं, आप ऑनलाइन है, इस तरीके से। लेकिन एक डेटा जो है ना आपके ब्राउजर में भी स्टोर होता है,
वो कहलाता है कुकीज। कुकीज, ठीक है। अब ये कुकीज क्या होता है, ये स्मॉल डेटा पीस होता है जो आपके ब्राउजर में स्टोर होता है, और इसका काम क्या है ये समझिए। सर्वर पे स्टोर हो गया तो वो स्टोरेज है, ठीक है, फिर लॉग आउट कीजिएगा तो सेशन आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन कुकीज का क्या रोल है कि आप जैसे क्रोम ब्राउजर में लॉग इन किए, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में लॉग इन किए, आप फिर ब्राउजर को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद आके फिर जब ओपन करते हो तो आप नोटिस किए होंगे कि आपका जो लॉगिन है वो रहता ही है। ऐसा नहीं कि ब्राउजर बंद करने के बाद उड़ जाता है। इसका क्या मीनिंग हुआ, आप कुकीज वहां पे सेट किया हुआ है कि कुकीज कितना देर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 15-15 दिन आपका लॉगिन रह जाता है, नहीं रहता है। आप अगर इनएक्टिव हो जाते हैं, दोबारा से फिर ब्राउजिंग नहीं करते हैं, तो वो लॉगआउट हो जाता है ऑटोमेटिक, मतलब आपका कुकीज डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये कैसे होता है, तो कुकीज को टाइम पीरियड दिया गया है कि कितने दिन तक तो स्टोर रहेगा, ठीक है। नहीं तो होता कि अगर कुकीज नहीं रहता तो आप जैसे ही ब्राउजर बंद करते हैं आपका फिर से लॉगिन मांग देता है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट में होता है, जितना भी आप पेमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है वो देखिएगा, फॉर्म भरने वाला जितना वेबसाइट है वो कुकीज में स्टोर नहीं कराता है, बहुत मिनिमम टाइम के लिए स्टोर करवाता है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए स्टोर कराया, ठीक है। और वो कह भी देता है कि ब्राउजर बंद हुआ तो हटाओ इसको। तो ये वाली चीजें जो है सेशन और कुकीज में डिफरेंस देता है। सेशन आपके कहाँ जाता है, आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, डेटाबेस मतलब कि सर्वर में स्टोर हो जाता है, और कुकीज जो आपके ब्राउजर में स्टोर होता है। बस इतना सा मान के चलिए। हाँ, अब कुकीज वाला एग्जांपल आप देखें तो आप देखिए सर्वर के लिए तो आप लॉगिन है, लेकिन जैसे ही ब्राउजर चेंज करते हैं आप, तो आपको पता होगा फिर से लॉगिन मांगता है। कंप्यूटर एक ही है लेकिन फिर से लॉगिन मांग रहा है। आप दूसरे किसी का मोबाइल में देखिएगा तो आप ऑनलाइन दिखाइए, दिखता रहेगा कि आप लॉगिन है, लेकिन जैसे आप दूसरे ब्राउजर में खोलना चाहिएगा तो आपसे फिर से लॉगिन मांगेगा, और उसी ब्राउजर में रहिएगा तो नहीं मांगेगा, वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कुकीज का कहानी है। कुकीज जैसे उसको मिल जाता है तो कहता है कि भैया ये तो लॉगिन है, और दूसरे ब्राउजर में कुकीज नहीं है तो वो कहता है कि नहीं हमारे लिए तो लॉगिन नहीं है, फिर से लॉगिन करो। ये कहानी है कुकीज का। फिर 10वां पॉइंट आता है जावास्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको कि डोम बोलते हैं। अब द डोम इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग ऑल HTML एलिमेंट एज ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट दिस एलिमेंट डायनामिकली। अब देखिए डोम क्या करता है कि जितने भी HTML है ना उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर देता है, ट्री लाइक मतलब कि ट्री के तरह, ठीक है। अब इसको आप देखिए, जैसे एक आईडी बनाया हम डेमो नाम से, हेलो, और इसमें स्क्रिप्ट लगा दिए कि भाई इसके अंदर जो है ना नमस्ते डोम दिखाना है तुमको, ठीक है। तो जब ये आप HTML कॉल होगा तो वो क्या करेगा कि ये आईडी कहाँ है, यहाँ देखिए कोड में हम क्या बताएं, चलो इसको तो रहने देते हैं। मतलब सिर्फ सिंपल समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या करता है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेटिंग करता है ऑल HTML एलिमेंट को एज ए ऑब्जेक्ट। मतलब डोम जो है वो सारे ऑल HTML एलिमेंट को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, और जावास्क्रिप्ट इसको मैनिपुलेट करता है डायनेमिकली। बस इतना सा समझना है आपको। अब देखिए देसी एग्जांपल भी समझ, डोम एक फैमिली ट्री जैसा है, जावास्क्रिप्ट किसी भी मेंबर एलिमेंट को बदल सकता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, काम हो जाएगा। अब है XML। XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। जैसे HTML क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसे ये XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है भाई, XML यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा यूजिंग कस्टम टैग के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। XML एक डब्बा कंटेनर है जिसमें डेटा नीटली पैक होता है। ये भी HTML की तरह ही काम होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अलग है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में HTML मोस्टली यूज होते हैं। XML यूज होता है आपका डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट डेटा करने में, और कस्टम टैग के थ्रू होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिए, आप वहां पे HTML में स्टूडेंट नहीं लिख सकते, वहां पे A लिखिएगा, P लिखिएगा, कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं टैग को। फिर आता है DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD डिफाइन द स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड रूल फॉर XML। जैसे अभी आप पता है ना कस्टमाइजेशन चल रहा है वहां पे, कि हम जो टैग बना रहे हैं वो अपने मन से जो मन कर रहे हैं वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब बना रहे तो उसका कुछ डेफिनेशन भी तो होना चाहिए। वो कहाँ स्टोर होगा, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में DTD में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे डॉक टाइप क्या हुआ, स्टूडेंट हो गया, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट में क्या क्या चीज रहेगा, नेम और एज रहेगा,
फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, नेम, इसके अंदर पीसी डेटा रहेगा, एलिमेंट फिर एज है, पीसी डेटा रहेगा। इस तरीके से एक रूल बुक बना देता है कि कौन से एलिमेंट में क्या क्या चीज रहेगा। फिर एक आता है ड्रीम व्यूअर। ये क्या है भाई, ड्रीम व्यूअर क्या है, अभी तक आप देखें कि HTML कोड लिखते हैं, जैसे ऐसे कर दिया HTML लिख दिया, फिर इधर से क्लोज टैग कर दिया HTML सॉरी, ऐसे करके, और इसके अंदर हम कोडिंग लिखते हैं। हमको फ्रंट एंड नहीं दिख रहा है कि अभी कैसा, फिर हम बार बार ब्राउजर पे उसको देखेंगे तब हमको समझ आता है कि मेरा डिजाइन कैसा बन रहा है। लेकिन ड्रीम व्यूअर क्या करता है कि आप दोनों तरीके से कोड कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तो एक तरफ आपको कोड दिखता रहेगा और एक तरफ जो है ना आपका डिजाइन दिखता रहेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपको बटन लगाना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बटन का मेन्यू। अब उसको जैसे सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे बटन आ जाएगा। अब उस बटन पे वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि क्या टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दिए। फिर इसका कलर यहीं से चेंज कर सकते हैं, लाल करना है, पीला करना है, कोडिंग नहीं लिखना रहता है, ठीक है। और जो चीज यहाँ पे आप मैनुअली बना लेते हैं, मतलब कि ड्रैग करके बना लीजिए या ऐसे सेलेक्ट कर करके बना लीजिए, एक पेज बना लिए, उस पेज का यहाँ पे कोड भी आपको दिखता रहेगा HTML वाला। तो जहाँ पे आपको कोड ले जाना है तो इस कोड को कॉपी कीजिएगा, उसको नॉर्मली कहीं पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका एक तरीके से कोड मिल गया। तो ड्रीम व्यूअर यही कहता है कि आप विजुअली जो है ना चीजों को मैनेज कर सकते हैं और उसका कोड भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एडोब ड्रीम व्यूअर इज ए वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट टूल यूज्ड टू क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग वेबसाइट विजुअली एंड विद कोड। विजुअली चीजें कर सकते हैं, HTML में विजुअली नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोड ही लिखना पड़ेगा। ड्रीम व्यूअर सपोर्ट देता है कि भैया तुम ना विजुअली चीजों को कर सकते हो, कोई बटन बड़ा लग रहा है तो उसको छोटा कर सकते हो, उसका विड्थ कम कर सकते हो। तुमको कोड हर चीज के लिए लिखने की जरूरत नहीं, कोड हम बना देंगे, तुम तो बस यहाँ से डिजाइन करो, माउस से तुम डिजाइन करते रहो। और ये फीचर क्या है इसका, WYSYWYG एडिटर होता है, ठीक है, जो आपको दिखाता है कि भाई कोडिंग कैसा चल रहा है और डिजाइनिंग कैसा चल रहा है। ये सपोर्ट क्या क्या करता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सब सपोर्ट करता है। आप अपने वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। ये है ड्रीम व्यूअर का काम बस। फिर आता है PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। डिफिनेशन क्या है इसका, ये PHP जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूज टू मेक डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक डेटा बेस से डेटा लेके वेबसाइट पे। आपको एक चीज बता दें, फेसबुक PHP पे बना हुआ है, ठीक है। अब तो बहुत सारे उसमें फ्रेमवर्क ये सब जोड़ जाड़ दिया। पहले जो था 5 साल 7 साल पहले PHP, वो प्योर PHP पे बना हुआ था। फेसबुक PHP नहीं, फेसबुक जो था 5-7 साल पहले प्योर PHP पे बना हुआ था। अभी उसमें बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है, लेकिन है वो कोर लैंग्वेज PHP पे, ठीक है। तो ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। HTML तो उसमें भी यूज हुआ है, लेकिन जो बैकएंड का जो काम होता है वो सर्वर साइड जो काम है वो PHP करता है, ठीक है। अब देखिए देसी एग्जांपल, HTML एक फोटो है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट हो गया। PHP जो है ना एक वीडियो है जो डायनेमिक। अब इसको कैसे समझेंगे बताइए। स्टैटिक वेबसाइट का क्या होता है, मतलब कि वो आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहा है। अगर आप अभी डेटाबेस में चेंज कर देते हैं कुछ तो चेंज नहीं होगा। स्टैटिक का मतलब है कि आप एक पेज बनाए, उसमें फोटो स्टैटिक लगा दिए, ठीक है, उसको सर्वर से कोई मतलब नहीं, एक बार अपलोड कर दिए वही चलता रहेगा। जैसे कोई नॉर्मल आप डेमो वेबसाइट बनाते हैं, डेमो मतलब कि किसी कंपनी का सिर्फ एक 100 पेज बनाते हैं कि मेरा ये कंपनी का ऑनर है, इसका ये डिटेल है, कंपनी ये काम करते हैं, 4-5 फोटो लगा के एक सिंगल पेज 2 पेज का वेबसाइट बना, कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, ये सब है। उसको आप डेली बेसिस पे चेंज नहीं करते। जब भी चेंज करने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, उसको फिर HTML कोड को ही चेंज करते हो और फिर आपको सर्वर पर डालना रहता है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दिए, जैसे फेसबुक देखिए, आप क्या करते हैं कि आपको एक पैनल मिला हुआ है, आप लॉगिन करते हैं, वहां पे पोस्ट का सेक्शन रहता है, पोस्ट पे फोटो डालते हैं, बटन क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है और सबको दिखने लगता है आपका फोटो। आप स्टेटस लगाते हैं, सबको दिखता है। ये डायनेमिक है कि आप डेटा डाले तुरंत आपका वो सबको दिखने लग जाए, आपको सर्वर पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सारा फंक्शन आपको डायनेमिकली दे दिया है, आप कुछ भी कीजिएगा वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये होता है डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक वेब पेज का। ये कौन कौन काम कर सकता है, जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है उसमें ये चीजें होती है। Node.js से भी कर सकते हैं, PHP से भी कर सकते हैं। यहाँ बात PHP के है तो सिंपल सी बात है, PHP मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो डायनेमिक वेब पेज बनाने में यूज होता है।
इसके बाद है 15 नंबर एसक्यूएल और माइस्क्यूएल। अब एसक्यूएल क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज टू मैनेज डेटाबेस, ठीक है। और माइस्क्यूएल है एक रिलेशनल डेटाबेस जो कि एसक्यूएल को यूज करता है, इतना समझ लीजिए। यहाँ पे कमांड दिया हुआ है क्रिएट टेबल का, कि एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम से, जिसमें कि आईडी इंटीजर होगा और नेम वेरचर 50 कैरेक्टर का लेगा। फिर उसमें इंसर्ट करवाएंगे क्या, स्टूडेंट टेबल में एंड की जगह 1 एक वैल्यू और वेरचर जो नाम था उसकी जगह काजल, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे हमको डेटा आ जाएगा कैसे 1 और काजल ऐसे करके, ठीक है। तो सिंपल समझिए, एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और माइस्क्यूएल क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस है जो कि एसक्यूएल को यूज करता है। छठा है इंटीग्रेटिंग पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। अब देखिए सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, हमको एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, फिर पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा डेटा रिसीव, और डेटा रिसीव कैसे होगा, हमको डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ। आप कोड समझिएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ ये समझिए, अभी हमको समझा दिए कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब उसको डेटा अगर चाहिए तो वो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे वही बात है कि पीएचपी और माइस्क्यूएल आपस में कनेक्ट होगा, और शो कहाँ करवाएगा, एचटीएमएल जो है जो फ्रंट एंड पे दिखता है उस पर शो करवाएगा। बस इतना सा कहानी है। अब जो मेन पार्ट है वो ये है कि बेसिक HTML टैग हम आपको दे दिए। अब देखिए यहाँ पे टैग क्या होता है, H1 H2 ऐसे करके ना S6 तक होता है। H1 का मतलब सबसे बड़ा जो साइज का टेक्स्ट होता है हेडर टैग, वो होता है H1, ऐसे करके 6 तक आप लिख सकते हैं, हेडिंग होता है एक तरीके से, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिफाइन रहता है इसका फॉन्ट, ये सब फॉन्ट नहीं, फॉन्ट का साइज। अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन H1 टैग का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक डिफाइन रहता है ये, कि H1 लगाएंगे तो सबसे मोटा अक्षर में हमको दिखेगा मेन हेडिंग, फिर H2 लगाइएगा तो उससे थोड़ा छोटा होगा, S3 उससे थोड़ा छोटा, ऐसे करके 6 तक ये चलेगा। P टैग यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। B टैग अगर किसी टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, जिस वर्ड को बोल्ड करना उसको B टैग के अंदर डाल देंगे, B स्टार्टिंग टैग, B क्लोजिंग टैग ऐसे करके, ठीक है। क्लोज करने के लिए ऐसे डंडा लगा देते हैं आगे। फिर आई मतलब इटैलिक अगर करना रहता है तो आई टैग से करते हैं। यू मतलब अंडरलाइन करना रहता है तो यू लगा देते हैं। बी आर मतलब कि मान लीजिए 2 लाइन लिखे, लाइन इतना बड़ा हो गया तो अब उसको हम बीच से ना, यहां से हमको दूसरी लाइन में लाना है तो उसके बीच में हम बी आर टैग लगा देंगे। फिर एच आर, मान लीजिए एक पूरा लाइन लिखे, उसके नीचे ना ऐसे एक लाइन खींचना है तो हम एच आर लगा देंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक लाइन दिखने लग जाता है। अब एक हमको कहीं पे ना एक लिंक लगाना है कि क्लिक हेयर नाम से हम एक टेक्स्ट लिखेंगे और वहां पे एक लिंक लगा देंगे, कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरा कोई दूसरा पेज खुल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए टैग लिखते हैं। ए टैग कैसे यूज करते हैं, ए लगा दिए, उसके अंदर HREF करके इक्वल टू, और ये कोट्स के अंदर अपना वेबसाइट का नाम दे दीजिए, आप पूरा URL दे दीजिए तो वो खोल देगा। इमेज अगर कहीं दिखाना तो इमेज IMG टैग से यूज करते हैं, और उसके अंदर SRC लिखना पड़ता है, और जो इमेज आप लगा रहे हैं उसका पाथ क्या है, कहाँ पे वो स्टोरेज है, उसको पूरा पाथ देना पड़ता है। अगर जिस फोल्डर में आपका ये जिस भी मतलब पेज पे आप जिस भी कोड में आप लिख रहे हैं वो भी फाइल उसी फोल्डर में और इमेज भी उसी फोल्डर में, तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या किए हैं कि मान के चलिए यहाँ पे आप एक इमेज नाम से एक फोल्डर बना दिए, उसके अंदर 2 इमेज है और एक बाहर में ही यहाँ पे आपका एक फाइल है HTML फाइल, उसमें आप ये कोड लिख रहे हैं, तो फिर आपको जाने के लिए इसके अंदर जो इमेज है उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्लैश देना पड़ेगा, वहाँ पे उस फोल्डर का नाम, फिर उस इमेज का नाम देना पड़ेगा। इस तरीके से काम होता है। अब UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले UL लिखेंगे, उसके अंदर एक LI देंगे और उसके अंदर आपको जितना भी लिस्ट का नाम चाहिए वो दे सकते हैं, एप्पल बनाना ऐसे करके। और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो सेम वही चीज UL की जगह OL कर दीजिए और आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट आइटम के लिए आपको LI यूज करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली टैग है, इसको आप देख सकते हैं। अब ये तो टैग वाला हो गया। अब SQL का कमांड ये रहा, डेटाबेस क्रिएट करना तो क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे देंगे। यूज करना है तो सेलेक्ट डेटाबेस, अगर हमको करना है तो यूज उस डेटाबेस का नाम दे देंगे। इसी तरीके से पूरा यहाँ पे ना एक चार्ट हम बना के दे दिए हैं और पूरा डिटेल में बता दिए कैसे यूज होगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये SQL का कमांड है। यहाँ तक आपका ये जो पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, टैग वैग थोड़ा बहुत पूछता है और फुल फॉर्म पूछता है।
तो बस इतना सा रट लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाकी एडमिट कार्ड ये सब डाउनलोड कर लीजिए, कल आपके लिए पूरा प्लान करके एक वीडियो लाएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल टेस्ट भी दे दीजिएगा। जय हिंद।